Withholding tax from payments to non-resident. Just like in case of payments to individuals or person who are resident in India, there are various sections for deduction of TDS. In case of non-resident also, there are similar provisions. Now, the reason why this withholding is important, or actually more important in case of a non-resident, is कि अगर एक पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है, उसने टैक्स नहीं पे किया, तो गवर्नमेंट उससे रिकवर कर सकती है टैक्स, बिकॉज वो इंडिया में ही रहता है. नॉन रेजिडेंट के केस में एक एडिशनल प्रॉब्लम जो है वो ये है कि वो पर्सन इंडिया में नहीं रहता. अगर टीडीएस नहीं कटा और कल वो नॉन रेजिडेंट टैक्स नहीं पे करता, इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई रेमेडी नहीं है कि वो उससे किस तरह से रिकवर कर सके. और बहुत सारे केसेस में ये पेमेंट छोटी छोटी होती है, उसके लिए यू कैन नॉट डू इंटर गवर्नमेंट रिक्वेस्ट. जैसा कि हमने आपसे इससे पहले चैप्टर में आपसे बताया था कि एक केसेस होते हैं जिसमें ट्रीटी में इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो कुछ टीडीएस उनको रिकवर करके दे या टैक्स रिकवर करके दे उस पर्सन से जो उस कंट्री में रह रहा हो. लेकिन अगर अमाउंट 1000, 2000, $3000 का है, तब ये रिक्वेस्ट में भी रिलेवेंट नहीं हो, बिकॉज उसको करने का जो कॉस्ट है, जो टाइम है, दैट विल बी फार इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट विच इज इन्वॉल्व. Therefore, these provisions of withholding tax are even more important. इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि जब भी कोई पेयर मीन्स अ पर्सन हु इज मेकिंग द पेमेंट इंडिया में है और वो टैक्स विदहोल्ड नहीं करता है, उसकी एक तरह से उसको एक रिप्रेजेंटेटिव असेसी मान लिया जाता है अंडर सेक्शन 163. इसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो हमने सेपरेटली इन्हीं मॉड्यूल्स में डिस्कस किए हैं, बट इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर आप टैक्स विदहोल्ड नहीं करते हो, उस केस में क्या होगा, आपसे वो टैक्स रिकवर किया जाएगा एज इफ यू वर द असेसी. देयरफॉर किसी भी केस में जहां नॉन रेजिडेंट इन्वॉल्व है, वहां ये जानना कि टैक्स कितना कटना चाहिए, वो सब बहुत ज़रूरी है. नाउ लेट अस गो थ्रू दीज प्रोविजंस वन बाय वन. सैलरी पेएबल इन फॉरेन करेंसी. Sometimes what can happen is, suppose there is an employee and he is working for an Indian company. अब अगर इस एम्प्लॉय को जो सैलरी ये इंडियन कंपनी पे कर रही है ये फॉरेन करेंसी में पे करती है, द क्वेश्चन विच अराइजेज इज, वन, इस पे टीडीएस कैसे काटेंगे, और सेकेंड, क्योंकि जो टैक्स है इंडिया में वो इंडियन रुपीज़ में होता है, इस फॉरेन करेंसी को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे. हम ये तो नहीं कह सकते नॉन रेजिडेंट को कि आप मुझे डॉलर में टैक्स पे कर दो. अगर मान लीजिए आपकी सैलरी $200 है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इस पे मान लो $10 का आपका टैक्स है, तो आप डॉलर्स दे दो मेरे को. नहीं, टैक्स हैज़ टू बी इन इंडियन रुपीज़. तो अगर सैलरी फॉरेन करेंसी में है तो इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूँगा, वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे डिस्कशन का. वेयर सैलरी इज पेएबल इन फॉरेन करेंसी, दिस फॉरेन करेंसी कैन बी एनीथिंग, US dollar, Singapore dollar, pound, anything. TDS deductible on such salary is to be calculated after converting the salary payable into Indian currency. अगर मान लीजिए 200,000 की किसी की सैलरी है, आप इसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में. कैसे? एट द TT बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स. जिस दिन आप टैक्स काट रहे हैं उस दिन का जो टीटी बाइंग रेट होगा. टीटी बाइंग रेट कौन सा होता है? टेलीग्राफिक ट्रांसफर. ये एसबीआई का टीटी बाइंग रेट हम लोग लेते हैं. हमने पहले भी कैपिटल गेन स्पेस पे काफ़ी डिस्कशन किया है, बट जो टीटी बाइंग रेट है एसबीआई का, वो लेंगे ऑन द डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, जिस दिन आप टैक्स काट रहे हैं, एंड अप्लाइंग एवरेज रेट ऑफ द इनकम टैक्स टू सच इनकम. मान लीजिए आपका टीटी बाइंग रेट जो है वो 50 का है, तो यानी आपकी इनकम कितनी हो गई? 1 करोड़ रुपीस, राइट. अब इसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा? आप एवरेज रेट पे टैक्स इस पे अप्लाई करेंगे. व्हाट इज एवरेज रेट? लेट अस लुक एट द डेफिनेशन ऑफ टीटी बाइंग रेट.
average rate of income tax, and this provision is coming out of Rule 26 read with Rule 115. So when we talk about average tax rate, it means the rate arrived at by dividing the amount of income tax calculated on total income by such total income, right? So TT buying rate का मतलब क्या है? TT buying rate is the rate adopted by SBI of India. As per section 912, salary is deemed to accrue or arise in India if salary is earned in India. सेक्शन 9(1) हमने डील किया था नॉन रेजिडेंट के केस में. तो सैलरी कब इंडिया में डीम टू अक्रू और राइज होती है? जब इट इज अर्नड इन इंडिया. नाउ व्हाट इज सैलरी अर्नड इन इंडिया? इसके लिए यू कैन जस्ट गो बैक एंड रिवाइज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 which we had discussed earlier. Therefore, if the non-resident renders services in India, the salary income would be chargeable to tax in India. Obviously, अगर आप इंडिया में सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं तो जो इसके ऊपर इनकम टैक्स होगा वो आपको पे करना पड़ेगा. द एम्प्लॉयर, जो भी उसका एम्प्लॉयर है, has to deduct withholding tax as per section 192. Section 192 basically requires deduction of tax at the time of payment, right? Again, such income tax has to be calculated at the average rate of income tax computed on the basis of rates in force for the relevant financial year in which the payment is made on the estimated total income of the assessment. Let us look at some examples in this context. EFCO, a foreign company, seconded an employee to its wholly owned subsidiary in India, for which ICO had to pay a salary of USD 6,000 per month for 1 month on February 1, 2018 for the month of January 17. एक बंदा इंडिया में आके काम किया उसने जनवरी 17 में, उसकी सैलरी हमने पे करी है February 1, 2017 को. Calculate the amount of TDS to be deducted by ICO on the basis of the following data. Salary कितनी है? $6,000. TT buying rate on 31/1/2017 is 65 per USD. TT buying rate on 1/2/2017 is 64 per USD. अब अगर आपको ध्यान हो, मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम कन्वर्जन करते हैं इस सैलरी का, उसके लिए हम टीटी बाइंग रेट कौन सा लेते हैं? टीटी बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ डिडक्शन. हमने कहा कि इसको जो सैलरी पे होनी है वो होनी है February 1, 2018 को, राइट? एक्चुअली दिस शुड बी 17, राइट? February 1, 17 को जो रेट है वो कितना है? 64. तो मैं इसको 64 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, राइट? तो ये मेरी सैलरी कन्वर्ट करके होगी 3,84,000. 3,84,000 पे अगर एक इंडिविजुअल है उसका अगर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 6,901, राइट? एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ TDS which will be deducted on 1st February 2017. ये आप एक बार अपने एंड पे भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं. On 3,84,000, 2,50,000 is the exemption limit, right? बाकी जो इंडिविजुअल का बचता है उसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये 6,901 ही आएगा. Winning from lotteries, crossword puzzles and horse races. अगर किसी की लॉटरी से कोई इनकम होती है, लॉटरी आप जानते हैं, क्रॉसवर्ड पजल से होती है या हॉर्स रेसेस से होती है, ये डेल्ट विद है सेक्शन 194B और सेक्शन 194BB में. जो TDS की विदहोल्डिंग है वो इन दोनों सेक्शन में कैलकुलेट होगी. नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स ऑन सच इनकम? अगर हम सेक्शन 115BB देखते हैं, देन एनी इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम and other game of any sort, races including horse race etc., not being income from owning and maintaining race horses would be charged to income tax at a flat rate of 30%. अगर आपकी इनकम है लॉटरीज से या फिर क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम या गेम ऑफ एनी अदर सॉर्ट से,
या फिर रेसेस से एक्सक्लूडिंग, अगर आपका कोई अपना एक तरह से ये कह दीजिए कोई रेस कोर्स है जहाँ पे यू आर ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, उस बंदे की इनकम हम यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे. बट अ पर्सन हु इज अ कंटेस्टेंट we can say, or a participant, and who gets any income from these, that will be charged to a flat tax rate of 30%. अगर आपको 500 या $5,000 की इनकम मिलती है तो इस पे आपको $1,500 का फ्लैट टैक्स लग जाएगा एट अ फ्लैट रेट ऑफ. मतलब यहाँ एग्जेम्पशंस का चक्कर नहीं है. ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, मान लीजिए इसको कैलकुलेट करके आपकी इनकम 75,000 आती है, सपोज 50 का रेट ले लेते हैं. आप ये नहीं कह सकते बिकॉज मेरी एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो मेरा टीडीएस मत काटो. द टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट फ्लैट रेट ऑफ 30%. एंड ऑफ कोर्स द सरचार्ज if the income is above that limit and education cess etc will be levied in addition to 30%. अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो वो भी लगेगा. एजुकेशन सेस या सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस अगर लगता है, दोनों के दोनों इसमें एडिशनली 30% के ऊपर लगेंगे. नाउ व्हाट इज द जेनेसिस, व्हाई इज इट दैट दीज इनकम आर इंक्लूडेड? ये इसलिए है क्योंकि सेक्शन 224(9) जो है, जो इनकम को डिफाइन करता है, सेक्शन 224 डिफाइन करता है इनकम को. उसमें जो ये रोमन 9 जो है, ये बोलता है कि इनकम इंक्लूड्स एनी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, races including horse races, card games and games of any other sort, or from gambling or betting of any form or nature whatsoever. इनमें से अगर आपकी कुछ भी इनकम होती है वो टैक्सेबल होगी, क्योंकि 224 में इनकम टैक्स एक्ट के लिए जो इनकम की डेफिनेशन है उसमें ये सब इंक्लूडेड है. लॉटरीज का मतलब क्या है? लॉटरी इंक्लूड्स विनिंग फ्रॉम प्राइजेस अवॉर्डेड टू एनी पर्सन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स और बाय चांस. यहाँ पे एक ड्रॉ बाय चांस मतलब एक तरह से ये हो गया कि आप कह सकते हैं कि सर्टेनिटी नहीं है, राइट? या ड्रॉ ऑफ लॉट्स और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड. हो सकता है आप इसको लॉटरी के बजाय कुछ और बोलते हो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा. बाय व्हाटएवर नेम इट माइट बी कॉल्ड, बट एज लॉन्ग एज इट इन्वॉल्व्स अ ड्रॉ ऑफ लॉट्स और बाय चांस और या फिर किसी भी और तरीके से जहां अनसर्टेनिटी है और आपको एकदम से एक तरह से विंडफॉल गेन होता है, दैट विल बी समथिंग विच विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉटरी. नाउ अगेन द डेफिनेशन ऑफ कार्ड गेम एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट इंक्लूड्स एनी गेम शो, an entertainment program on television or electronic mode in which people compete to win prizes or any other similar game. आज आप टीवी पे देखते हैं कि बहुत सारे डांस शोज होते हैं, सिंगिंग शोज होते हैं, रियलिटी शोज, गेम्स होते हैं, राइट? इफ देर इज अ विनिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज, even that will be considered as card game and other games of any sort. Aforesaid income are taxable under the head income from other sources under section 56. ये बिजनेस इनकम में नहीं है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है. Now let's look at the TDS section. Every person responsible for paying to any person, whether a resident or a non-resident. तो यानी अगर आप कोई भी पर्सन है जो इवन नॉन रेजिडेंट को भी पे करता है, क्या? Any income by way of winning from lottery, crossword puzzle, card game and game of any other source is required to deduct TDS at the rate of 30% if the amount of payment exceeds rupees 10,000. अगर 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट है इनमें से किसी की भी, देन whosoever is the payer, अब वो चाहे रेजिडेंट को पे कर रहे हैं या नॉन रेजिडेंट को कर रहे हो, क्योंकि हम इंटरनेशनल टैक्स से डील कर रहे हैं तो हमारा केस नॉन रेजिडेंट से है. इफ़ यू पे देम मोर देन 10,000 देन यू हैव टू डिडक्ट TDS एट 30%. Let us look at a few more things, which is obviously the cess and surcharge will be in addition to this. The benefit of slab rate is not available at the time of computation of income, and such income would be taxable at a flat rate of 30%. मतलब आप जब अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे उस पॉइंट इन टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा 2,50,000 का एग्जेम्पशन है, उतने तक जो भी मेरे को विनिंग्स वगैरह मिली है उन पे टैक्स 0 लगाइए और बैलेंस पे 30% दो. नहीं, ये बेनिफिट आपको नहीं मिलता.
अगर आपके विनिंग्स वगैरह की इनकम है, जितनी भी इनकम है उस पर आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ता है. Sean, a non-resident, won prize money of rupees 40 lakh in a reality game show during previous year 17-18. Calculate the amount of TDS to be deducted from such payments. Now, if the payment is 40 lakh, the tax under section 194B on such payment is 30%, right? So 30% of 40 lakh will be 12 lakh, right? On top of this, there will be cess. Since the income is below 50 lakh, there is no surcharge, right? अगर वो 3% हम इसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं तो 12 लाख के ऊपर 36,000 आपका एजुकेशन सेस और दूसरा सेस बैठ जाएगा, तो ये टोटल होगा आपका 12,36,000. The rate of TDS on such prize money would be 30.9%, 30 plus EC plus SHEC. Thus the amount of TDS will be 12,36,000. Sean will get the prize money of 27,64,000 after deduction of tax. मतलब 40 लाख में से 12,36,000 कम करके जो बैलेंस बचा वो 27,64,000 है. शॉन को ये पैसे मिल जाएंगे आफ्टर डिडक्शन ऑफ TDS. Let's look at another example. Jolly, a non-resident, won prize money of 1 crore in a dance show. Calculate the amount of TDS to be deducted from such payment. अब ये डांस शो में भी एक तरह से गेम्स ऑफ एनी अदर सॉर्ट में कवर हो जाएगा. 1 करोड़ का अमाउंट है, सेक्शन 194 भी एप्लीकेबल होगा. टैक्स रेट विल बी 30%, बट इन एडिशन टू 30% नाउ देयर इज वन पॉइंट विच वी नोट टू है. इस पे सरचार्ज लगेगा 10% का, क्योंकि 1 करोड़ है, राइट? सो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज ऑन 1 करोड़ एट 30% द टैक्स विल बी 30 lakh. Surcharge will be 10% of the tax, which is 30 lakh into 10%, 3 lakh. The education cess and SHEC will be 3% of the sum of these two, which is 33 lakh. ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में कि जो EC और SHEC है ये आपका हमेशा इन दोनों के टोटल पे लगता है. अगर ये नहीं है बात खत्म है, लेकिन अगर ये है तो दोनों का टोटल करके 3% आप लगाएंगे, which is 99,000. So the total TDS will be how much? A sum of all three, which is 33,99,000. Total payment was 1 crore. Therefore, the amount will be paid will be 1 crore minus 33.09 lakh, 67 lakh 1,000. Example 3. John, a non-resident, won prize money of 10,000 in a game show. Calculate the amount of TDS to be deducted from such payment. Now, लॉटरीज वगैरह में, क्रॉसवर्ड पजल में और इन सब में मैंने अभी आपको बताया था कि TDS तभी एप्लीकेबल होता है जब द पेमेंट इज ग्रेटर देन 10,000, इट इज़ इन एक्सेस ऑफ 10,000. इस केस में एग्जैक्टली 10,000 उसको मिला है. क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है, इस पर TDS एप्लीकेबल नहीं होगा. TDS अंडर सेक्शन 194B वुड अप्लाई ऑन विनिंग फ्रॉम एनी गेम शो ओनली व्हेन द प्राइज मनी इज मोर देन 10,000. As John has won prize money of only 10,000, no TDS will be deducted on such payment. John will get the entire prize money of 10,000.